क्या हो अगर कोई प्राचीन शक्तिशाली ऊर्जा किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दे। आज हम एक ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट की हैरान कर देने वाली कहानी जानेंगे जिनकी जिंदगी इस ऊर्जा के जागने से हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो रहस्यमयी सोई हुई ऊर्जा है क्या, जिसके बारे में पुराने ग्रंथ कहते हैं कि वो हम सभी के अंदर मौजूद है। आइए पता करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मूल कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे सर्प शक्ति भी कहा जाता है। इस ऊर्जा को कहते हैं कुंडलिनी और इसका प्रतीक है एक कुंडली मारे हुए सांप। ये शक्ति, बदलाव और उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो माना जाता है कि हम सबके अंदर मौजूद है। तो ये कुंडलिनी शब्द आया कहाँ से? ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सांप की तरह कुंडली मारे हुए। पारंपरिक तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से ये एक सोई हुई दिव्य स्त्री ऊर्जा या सर्प शक्ति है जो हर किसी के शरीर में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मौजूद होती है। तो अब इस प्राचीन कॉन्सेप्ट को एक आज के ज़माने के इंसान की कहानी से जोड़ते हैं जो अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। तो मिलिए डॉक्टर विलेम फोंटेन से। ये एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सच कहें तो इनकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, बाहर से देखने पर तो उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक जाने माने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े जर्नल्स में उनके आर्टिकल्स छपते थे, एम्स्टरडैम में नहरों के किनारे खूबसूरत घर। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत वो कुछ और ही थी। उनकी शादी टूटने की कगार पर थी, कपल थेरेपी भी फेल हो चुकी थी और वो तलाक के बहुत करीब थे। जब बाहर कोई रास्ता नहीं दिखा, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने अपने अंदर झांकने का फैसला किया और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। और यही वो फैसला था जो उन्हें कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर ले आया। एक साइलेंट मेडिटेशन रिट्रीट जहां एक अनजान ऊर्जा जाग उठती है। बात है 2003 की सर्दियों की। वो एक साइलेंट विपश्यना रिट्रीट में थे और वहां कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। रिट्रीट का चौथा दिन था और अचानक उनका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। ये उस ऊर्जा के जागने का, आप कह सकते हैं, पहला फिजिकल साइन था। और ये सिर्फ कांपने तक ही नहीं रुका। कुंडलिनी जागरण के साथ कई तरह के फिजिकल सिम्टम्स जुड़े होते हैं, जैसे कि शरीर का अपने आप हिलना, वाइब्रेशन होना, झुनझुनी महसूस होना, सांस का पैटर्न बदलना, कभी बहुत गर्मी तो कभी बहुत ठंड लगना, और यहाँ तक कि अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देना या रोशनी दिखना। पर यह सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं था, ये तो इमोशंस का एक तूफान था। सोचिए, एक पल में जबरदस्त खुशी, शांति और प्यार, तो दूसरे ही पल में भयानक डर, घबराहट, नफरत और कंफ्यूजन। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से दबी हुई सारी भावनाएं एक साथ बाहर निकल रही हों। और जब ये अनुभव अपने पीक पर पहुंचा तो उन्हें कुछ गहरे स्पिरिचुअल और मेंटल बदलाव महसूस हुए, जैसे शरीर से बाहर होने का एहसास, कुछ रहस्यमयी चीजें दिखना, सब एक हैं वाली फीलिंग आना, और जिसे कहते हैं ईगो का घुल जाना, मतलब मैं का जो एक अलग एहसास होता है वो जैसे खत्म होने लगा। अब सुनने में तो ऐसा लगता है कि इस अनुभव के बाद उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई होंगी, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये एक और भी ज्यादा उथल-पुथल वाले चैप्टर की बस शुरुआत थी। तो आगे क्या हुआ? ये टाइमलाइन एक बहुत जरूरी बात बताती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब हमेशा फौरन खुशी मिलना नहीं होता। उनके लिए तो अगले कई साल पर्सनल क्राइसिस और परेशानियों से भरे थे। उनका डिवोर्स हो गया, वो कई अफेयर्स में पड़े और डिप्रेशन से भी गुजरे। ये एक रिमाइंडर है कि इस अनुभव को अपनी जिंदगी में ढालना, मतलब इंटीग्रेट करना, एक लंबा और अक्सर मुश्किल प्रोसेस होता है। उनके केस में ये 2010 में जाकर कहीं पूरा हुआ। तो सवाल ये है कि इस केओस से हीलिंग तक का सफर कैसा रहा? उन्होंने अपने इस अजीब अनुभव को कैसे समझा और अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से कैसे जोड़ा? उन्होंने कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए। अपनी एक्स वाइफ के साथ एक बहुत गहरे वननेस एक्सपीरियंस के बाद, जहाँ उन्हें लगा कि वो दोनों अलग हैं ही नहीं, उन्होंने अपनी शादी को एक और मौका दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो जैसी है उन्हें वैसे ही प्यार करेंगे। अपने सारे अफेयर्स खत्म किए और कमाल की बात तो ये है कि दोनों ने मिलकर माइंडफुलनेस ट्रेनर के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया। और ये देखिए, उनकी इस लंबी और मुश्किल यात्रा का ये एक खूबसूरत नतीजा था।
2010 में उन्होंने अपनी पत्नी से दोबारा शादी कर ली। ये वाकई में सुलह और हीलिंग की एक जबरदस्त कहानी है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या था? सबसे बड़ा सबक क्या मिला उन्हें? और एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर उन्होंने इसे अपने काम में कैसे शामिल किया? उनके अनुभव से जो सबसे जरूरी चीज निकल कर आई वो था एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर या तटस्थ साक्षी बनना। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपने ख्यालों और अपनी भावनाओं को बस दूर से देखो, बिना उन्हें सही या गलत ठहराएं। पहले उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें अपने आप बदलने दो। बुद्ध का एक बहुत ही खूबसूरत कोट है जो इस आइडिया को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। जो नाक के लिए गंध है वही सोच के लिए एक विचार है। मतलब जैसे गंध बस एक गंध है, अच्छी या बुरी नहीं, वैसे ही विचार भी बस एक विचार है। उसे सच मानकर उससे चिपकने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है, इस तरह की गहरी अवेयरनेस को डेवलप कैसे करें? एक प्रैक्टिकल तरीका है, अपने विचारों के बीच जो खाली जगह है उसे देखो और फिर उस देखने वाले को देखो। ये सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत ही गहरा लेवल है। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा है। अगर हम भी सिर्फ चीज़ों को, अपने ख्यालों को, अपनी आदतों को बस ऑब्जर्व करना सीख लें तो हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ बदल सकता है? कौन से पैटर्न टूट सकते हैं? कौन से रिश्ते सुधर सकते हैं अगर हम उन्हें बिना जजमेंट के बस देखना शुरू कर दें?